नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र एक ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि शुक्रवार के दिन भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। लेकिन चलिए आज हफ्ते की शुरुआत कर लेते हैं। सब कुछ आप एक एक कर आपके सामने रखते हैं। विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि पूरे हफ्ते के लिए आपको ध्यान में रखने हैं, ग्लोबल मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज के रडार पर क्या कुछ है, खबरों वाले शेयर्स और ढेर सारे नतीजे जो कि वीकेंड के दौरान आते हुए दिखे अगले 22 मिनट में, ये सब आपके सामने होगा। शुरुआत ग्लोबल मार्केट सेटअप से कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई करीब 72 अंकों की बढ़त के साथ हम देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में 18,205 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ ट्रेड आप देख पाएंगे। वहीं निक्केई में 600 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती के साथ अच्छी तेजी पर ट्रेड आज के सत्र में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार की यहाँ पर ट्रेंड को देखें, हरे निशान के साथ अच्छी तेजी पर ही ट्रेड आप देखेंगे। डाउ, नैस्डैक, एस&पी आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर अच्छी बढ़त के साथ क्लोज होते हुए फ्राइडे सेशन में दिखे। चलिए नए हफ्ते के लिए शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं, विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में जो तेजी दिखी और आज एशियाई बाजार पर क्या फोकस रहेगा, इस पूरे हफ्ते के लिए ट्रिगर्स कौन से अहम हैं, विस्तार से दीपांशु भंडारी से जानते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों पर क्या कुछ फोकस में रखना है? मॉर्निंग मानसी, और बढ़िया संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। और अब नतीजों का सीजन तो खत्म हो रहा है, पर इस हफ्ते कई सारे अन्य ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। सबसे पहली बात तो आज ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल बैठक होने वाली है। और इतनी टेंशन्स हैं यूएस और चाइना के बीच, तो उस बीच इन दोनों लीडर्स की जो वर्चुअल बैठक है वहां से क्या कुछ निकल कर आता है देखना पड़ेगा। साथ ही यूएस और चीन का इंडस्ट्रियल डेटा आने वाला है, बल्कि आज ही आप देखेंगे चीन का इंडस्ट्रियल डेटा, कई सारे और डेटा थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो आज चीन के और हांगकांग के बाजारों पर नजर रखिए। इसके अलावा कल यूएस के अक्टूबर रिटेल के बिक्री के आंकड़े आएंगे। साथ ही उनकी जो दिग्गज रिटेल कंपनीज हैं जैसे कि वॉलमार्ट, होम डेपो, टारगेट, उनके भी नतीजे कल आने वाले हैं। तो यहां पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि उनकी रिटेल सेल्स एक बड़ा इंडिकेटर होता है इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्राइडे के सेशन को हमने देखा कि यूएस के बाजारों में मजबूत एक्शन बनते हुए देखा, जहां पर डाउ की 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा और 180 अंक उछलकर करीब दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होते हुए देखा। पर ज्यादा एक्शन आपने टेक्नोलॉजी शेयर्स में देखा, जिसकी वजह से नैस्डैक पर 1% का उछाल आया था। तीनों इंडेक्स अगर आप देखें, थोड़ी सी सुस्ती है, साप्ताहिक दौर पर गिरावट देखी, पर अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से सिर्फ 1 से 1.5% दूर ही तीनों इंडेक्स आते हुए दिखे। और ये इसके बावजूद हुआ है कि वहां की जो बॉन्ड यील्ड थी उसमें हमने बढ़त देखी है। 1.4546% से बढ़कर काफी तेजी से 1.56% के करीब उनकी बॉन्ड यील्ड आती हुई दिखी है। टेक्नोलॉजी के अलावा जो कंज्यूमर शेयर्स थे वहां पर अपने अच्छा एक्शन देखा, पर उसके सामने एनर्जी शेयर्स में थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने कंज्यूमर हेल्थ कारोबार का डीमर्जर करने वाले हैं। तो अब 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी कंपनी, कंज्यूमर हेल्थ कारोबार कंप्लीटली अलग हो जाएगा। इसके अलावा आज बाइडेन साहब जो उनका $1 अरब का इंफ्रा बिल है उसको भी मंजूरी देने वाले हैं, तो वहां पर भी रखनी पड़ेगी नजर। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हमने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है। थोड़ा मिला जुला कारोबार जरूर फ्राइडे को था, पर इस हफ्ते यूरोप के बाजारों पर रखिए नजर, क्योंकि यूरोप में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़कर आ रहे हैं और कई देशों ने इंक्लूडिंग जर्मनी फिर से आंशिक लॉकडाउन्स लगा दिए हैं। जर्मनी, एम्स्टरडैम, नॉर्वे, इन सभी देशों ने फिर से प्रतिबंध लगाए हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या उसका कोई इंपैक्ट आता है या नहीं। फाइनली कच्चे तेल की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में हमने भारी गिरावट आती हुई दिखी। इंट्राडे में तो बल्कि $80 के नीचे तेल फिसलते हुए दिखा और लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट रजिस्टर करी। अब थोड़ा रिबाउंड आ रहा है, ब्रेंट $82 के करीब ही कायम दिख रहा है, बट कच्चे तेल में थोड़ा दबाव जरूर आपने पिछले हफ्ते बनते देखा। फाइनली सोना ये अपनी 5 महीने की ऊंचाई पर कायम है। डॉलर इंडेक्स भी ऊंचाई के करीब ही कायम आपको दिखेगा। ओके दीपांशु, शुक्रिया। विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो भरपूर संकेत हैं विदेशी बाजार से, बैठकों का दौर चलने वाला है, कई सारे डेटा हैं जिस पर फोकस रखना है। ये सब कुछ ग्लोबल मार्केट्स के लिए खास और संकेत जो है विदेशी बाजार से मजबूती के आते हुए। चलिए शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया भारतीय बाजार में, ये जान लेते हैं। खरीदारी के आंकड़े आए हैं। यहाँ पर कैश मार्केट में एफआईआईज ने की है करीब 511 करोड़ की खरीदारी। वायदा बाजार में एफआईआईज ने 6174 करोड़ की
खरीदारी की है, तो कैश मार्केट में डीआईएस के 851 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी खरीदारी के डेटा हमारे पास हैं। विदेशी बाजार के संकेत पॉजिटिव हैं और ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। सब कुछ लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत कैसे करेंगे आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, कौन से लेवल्स हैं जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। विदेशी बाजार से दमदार संकेत हैं, फंड एक्शन, एफआईएस डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं और भारतीय बाजार की शुक्रवार की अपनी खरीदारी। सर, नए हफ्ते की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी और आज के लिए फिर सर शुरुआत कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या बनाएं पहली? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, इससे बेहतर संकेतों की आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। पहली चीज, ग्लोबल मार्केट दमदार एक्शन। दूसरी चीज, लंबे समय बाद एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हैं, न क्वांटिटी वाइज बल्कि क्वालिटी वाइज भी। न सिर्फ कैश में खरीदा है बल्कि वायदा कारोबार में भी। तो पहला संकेत मिला है एफआईएस की तरफ से खरीदारी करने का। तीसरी बात, नतीजे जो आए वीकेंड पर, ज्यादातर नतीजे बेहद दमदार नजर आ रहे हैं। कुछ 2-3 मिड कैप्स को छोड़ दें तो रिजल्ट्स के लिहाज से भी काफी अच्छा एक्शन है। और चौथा एक और कारण ये कि शुक्रवार के सेशन में आपने एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी, 18,100 के आसपास की एक ब्रेकआउट की तैयारी निफ्टी की होती दिख रही है। सिर्फ एक ही नेगेटिव रहा कि बैंक निफ्टी में अभी तक उतना दमदार प्रदर्शन हुआ नहीं है, तो वो थोड़ा सा निफ्टी को उतना बढ़ने नहीं दे रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बैंक निफ्टी में भी एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। इस लिहाज से सबसे बढ़िया चीज ये हुई कि आपके लिए रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। 17,975, 18,025 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आप निफ्टी अगर आज गैप से खुलेंगे, गैप से खुलने के बाद भी थोड़ा और बढ़ सकते हैं अगर ज्यादा गैप से न खुले। अब जो टारगेट बनेगा निफ्टी का अगला, वो 18,265 से 18,350 का बनेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है। 38,450, 38,575 मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी में काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 39,225 से 39,450 इस रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो बढ़िया एक्शन वाला दिन रहेगा। हफ्ते की दमदार शुरुआत होगी और निफ्टी एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो एक मजबूती के साथ जिस तरह की एक अच्छी तेजी शुक्रवार को मिली वो और बन सकती है। सिर्फ एक ही चीज है जो पता नहीं है, वो ये कि अगर एफआईएस की खरीदारी बरकरार रहे तब तो ठीक है, और अगर आज ऊपरी स्तरों पर एफआईएस फिर से बेचते हैं तो फिर कल के सेशन में मुश्किल हो सकती है। तो लगातार दूसरे दिन अगर खरीदारी का आंकड़ा मिल गया तब तो बढ़िया है, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल कल हो सकती है। बट आज का दिन तो हम मजबूती के साथ निकाल पाएंगे, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दमदार संकेतों के दम पर तैयार हो जाइए एक मजबूत हफ्ते की शुरुआत के लिए। पहला सोमवार का ट्रेडिंग सेशन काफी मजबूती देखने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर विदेशी बाजार से अच्छे संकेत, संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के आंकड़े, अच्छे रिजल्ट्स भी आते हुए दिखे हैं जो कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे पूरे वीकेंड के दौरान। वहीं फ्राइडे का जो भारतीय बाजार का मजबूत सेशन था वही कनेक्टिंग, यहाँ पर आज भी मजबूती जारी रहने की पूरी संभावना। ट्रेडिंग रेंज 17,975 से 18,025 की निफ्टी के लिए एज अ सपोर्ट आप मानकर चल सकते हैं। 18,265 से 18,350 ये होंगे निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 38,450 से 38,575 इस दायरे को आप एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। वहीं 39,225 से 39,450 ये रेंज होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलनी है। चलिए, ये सब हमने जाना, स्ट्रैटेजी भी तैयार की हमने पहली, वहीं विदेशी बाजार के संकेत और फंड एक्शन भी, लेकिन कई सारे नतीजे आते हुए दिखे। लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट्स कह सकते हैं, कई सारे रिजल्ट सीजन Q2 FY22 के वीकेंड के दौरान का जो भी आते हुए दिखे। वहीं आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करें। गुड मॉर्निंग मानसी। लास्ट लेग और लॉन्ग लेग काफी ज्यादा सेट ऑफ रिजल्ट्स जो है वीकेंड के दौरान आते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर सबसे पहले जो निफ्टी की कंपनियां हैं उससे शुरुआत करते हैं, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आपको नजर रखनी है। बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हमारा जो अनुमान था आय का वो 7,900 करोड़ रुपए का था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 8,450 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 11.9% के अनुमान के मुकाबले 12.6% आए हैं और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो लगभग
800 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने छुआ है। हमारा जो अनुमान था वो 685 करोड़ का था और मार्च 2022 तक ये अपने ईवी प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही अशोक लेलैंड नंबर्स तो ठीक है, कंपेरेटिवली बेटर हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, बट हमारा जो अनुमान था उससे थोड़े से कमजोर साइड पर ये नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं अशोक लेलैंड के, जिसमें मार्जिन आप देखिए 3.7% के अनुमान के मुकाबले 3% की मार्जिन कंपनी ने दर्ज की है। और साथ ही कंपनी की जो आय है वो हमारा जो अनुमान था 4,650 करोड़ का, उसके मुकाबले 4,458 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज किया और कंपनी का घाटा 83 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। पिछले साल 147 करोड़ का ये आंकड़ा था, पर हमारा जो अनुमान था वो 55 करोड़ रुपए का था। साथ ही जो ईवी बिजनेस स्विच मोबिलिटी है उसको इनको ट्रांसफर करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है और स्लम सेल के तहत 240 करोड़ में ये बिजनेस ट्रांसफर किया जाएगा, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए। अमर राजा बैटरीज एज पर एस्टिमेट नंबर्स हैं, बट मार्जिन हल्के से अनुमान से कमजोर साइड पर है। 13.1% की मार्जिन की एस्टिमेट थी, 11.9% की मार्जिन क्लॉक इन की है कंपनी ने और साथ ही कंपनी का मुनाफा लगभग हमारा जो एस्टिमेट था 145 करोड़ का उसके आसपास ही आता हुआ दिखा है, बट पिछले साल के मुकाबले लगभग 28% की गिरावट रही है। नाल्को नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी की आय में 51% के उछाल के साथ 3,592 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है और साथ ही कंपनी की मार्जिन 12% थे, इस बार 31.3% के मार्जिन आए हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट 25% का हमारा अनुमान था और कंपनी का मुनाफे में लगभग 600% के उछाल के साथ 748 करोड़ पर यह फिगर आया है। जेके सीमेंट वीक सेट ऑफ नंबर्स यहां पर दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी की मार्जिन 26.5% से घटकर अब लगभग 18% पर आई है और कंपनी का मुनाफा भी 24% घटकर 170 करोड़ पर आंकड़ा आता हुआ दिखा है। इन्फो एज एज पर एस्टिमेट सेट ऑफ नंबर्स हैं, आय में करीब 10% का उछाल 352 करोड़ आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 31.1% के मुकाबले 30.2% पर आई है, हमारा अनुमान 29.9% का था और कंपनी का एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप मुनाफा देखेंगे तो लगभग फ्लैट रहा है। हालांकि रिपोर्टेड बेसिस पर जो मुनाफा है 8,356 करोड़ रुपए का, उसमें यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जोमैटो में रही है, जोमैटो में जो इनकी इन्वेस्टमेंट है और साथ ही जो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है जोमैटो में, वहाँ पर भी ये P&L में इसको फैक्टर इन करते हुए नजर आए हैं। अपोलो हॉस्पिटल अबव एस्टिमेट्स नंबर्स हैं, मार्जिन्स 11% से बढ़कर 16.5%, हमारा अनुमान 14% का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा 175 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले अब 267 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है मुनाफे के लिहाज से। साथ ही अंत में ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर नंबर्स कमजोर सेट ऑफ इनफैक्ट आप फिगर्स कहेंगे, 30% से मार्जिन घटकर अब लगभग 17%, लेकिन यानी कि 50% लगभग कट जो है आपको मार्जिन पर आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 51% गिरकर अब 81 करोड़ का फिगर कंपनी ने दर्ज किया है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया के कमजोर सेट ऑफ नंबर्स। ओके, तो ढेरों नतीजे आते हुए दिखे और ये सारे के सारे नतीजे अब आपके सामने, लेकिन साथ ही कुछ खबरें आज के लिए कौन सी हैं और ट्रिगर्स, कई सारी लिस्टिंग हो रही है आज, कई सारी लिस्टिंग हो रही है और यही सबसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ ट्रिगर्स है आज के दिन में। और रिजल्ट्स के लिहाज से मैं बात करूं तो टिन प्लेट कैश स्पेस से एक नंबर आता हुआ दिखेगा, तो लार्जली जो है रिजल्ट स्पेस जो है खत्म होता हुआ दिखा है लास्ट वीक, तो यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही जो आप लिस्टिंग की बात कर रहे थे उसमें पॉलिसी बाजार का 5625 करोड़ का आईपीओ की लिस्टिंग है, इशू प्राइस 980 रुपए है। एसजीएस एंटरप्राइजेस के भी 800 करोड़ का आईपीओ लिस्ट होगा, इशू प्राइस 552। सिगाची इंडस्ट्रीज 125 करोड़ का आईपीओ यहाँ पर भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा, इशू प्राइस 163 रुपए पर तय किया गया है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर फोकस रखिए, इसके जो पार्टली पेड शेयर के दूसरे और आखिरी कॉल की जो तारीख है 628 रुपये 50 पैसे की पेमेंट 15 से 29 नवंबर के बीच ये होनी है। साथ ही सेबी की जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी है उसकी आज बैठक है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी क्योंकि कमोडिटी डेरिवेटिव में एफपीआई को मंजूरी पर यह विचार इस बैठक में संभव है। अक्टूबर का होलसेल महंगाई दर के आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। साथ ही 3 बजे वित्त मंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी जहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं और राज्यों के वित्त मंत्रियों से ये बातचीत होगी और 7 बजे इससे रिलेटेड आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखेगी। साथ ही सिक्योरिटीज़ कुछ एएसएम से निकल रही हैं जिसमें टाटा स्टील, बीएसएल, इक्विटास होल्डिंग्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और डीसीएम पर आपको नजर रखनी होगी। आईपीओ अपडेट में लैटेन व्यू एनालिटिक्स आप देखिए हाईएस्ट एवर आईपीओ सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ दिखा और फाइनल जो फिगर है वो 326.5 टाइम्स ये भरता हुआ दिखाया और रिटेल का पार्टिसिपेशन आप देखिए 600 करोड़ के आईपीओ में लगभग 119 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। टार्सन प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी आईपीओ जो है आज से खुलता हुआ दिखेगा। 17 नवंबर तक ये आईपीओ खुलेगा। 635 से 662 रुपये प्रति शेयर की जो ये आईपीओ प्राइस है, 1024 करोड़ का ये आईपीओ है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग
306 करोड़ रुपए जुटाए हैं। IRCTC रेलवे ने बहाल की जो कोविड-19 से पहले की सारी ट्रेनें हैं वो उन्होंने वापस से ऑपरेशनल कर दी है और लगभग 1700 ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर IRCTC पर आपको नजर रखनी है। रूट मोबाइल यहाँ पर QIP के माध्यम से लगभग 47 लाख शेयर जो है 1852 के भाव पर जारी हुए हैं। 5% डिस्काउंट है फ्लोर प्राइस से। और शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर भी फोकस रखिए क्योंकि प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से लगभग 53 लाख शेयर 564 के भाव पर जारी किए गए हैं। इशू के माध्यम से लगभग 297 करोड़ जो है जुटाए गए हैं। तो यहाँ पर फोकस रखिए। और अंत में 2 और खबरें हैं जिसमें मिर्जा इंटरनेशनल घरेलू कारोबार का डिमर्जर जो है होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर मिरर शेयर होल्डिंग यानी कि 1:1 के रेशियो में ये डिमर्जर होगा और RTS फैशंस लिमिटेड और मिर्जा इंटरनेशनल के विलय को मंजूरी भी मिलती हुई दिखी है। तो यहाँ पर भी फोकस किया। और अंत में टाटा कॉफी, CCL प्रोडक्ट्स, इंटायर कॉफी स्पेस फोकस में रह सकता है क्योंकि ग्लोबल कॉफी के दाम 7 साल की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर भी आपको बड़ा फोकस आज के सत्र में बनाना चाहिए। ओके कुशल, शुक्रिया। ये तमाम खबरें, ट्रिगर्स और साथ ही सारे के सारे नतीजे जो कि बाजार बंद होने के बाद आते दिखे हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हैं और आज का दिन बड़ा भी होने वाला है क्योंकि मार्केट्स के खत्म होने के बाद भी बैठकों का दौर है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिस पर हमें नजर रखनी है और उससे जुड़ी अपडेट्स भी हम आप तक पूरे दिन भर में पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं। 2 कॉल्स हैं मेरे पास और दोनों पर खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई। चॉइस ब्रोकिंग की राय स्ट्राइड्स फार्मा पर है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में करीब 4% की बढ़त हमने देखी। अच्छी मजबूती के साथ ये ट्रेड कर रहा था। आज भी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 530 के टारगेट्स को मानकर चले। 496, 496 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। एक और राय यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल के लिहाज से आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से DLF पर खरीदारी की राय है। 3% की तेजी के साथ स्टॉक में हमने ट्रेड शुक्रवार को देखा है। मजबूती यहाँ भी थी, आज भी मजबूती कायम रहेगी। 445 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 416, 416 के एक स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मन यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो स्ट्राइड्स फार्मा और DLF दोनों पर खरीदारी की राय, ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार पर आज आपकी स्ट्रैटेजी, साथ ही कौन से शेयरों में आप एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, मार्केट एक्सपर्ट की राय क्या है, जानने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र जहां पर अच्छे मजबूती के संकेत विदेशी बाजार से, फंड एक्शन भी मजबूत हम देख रहे हैं। आपके हिसाब से मार्केट्स पर आउटलुक क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। मानसी देखिए, पिछले सप्ताह शुक्रवार को हमने एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखा था। 18,000 का लेवल निफ्टी ने डिसाइसिवली ब्रेक किया है। तो जो बेस है वो हायर साइड में शिफ्ट हो चुका है, 18,000 पे बेस शिफ्ट हो चुका है और जो अपसाइड है वो अब ओपन हो चुकी है 18,500 तक के लिए। तो अभी अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 18,000 पुट में फ्रेश पुट राइटिंग के चलते वहां पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और 18,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में। तो यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 18,250 और 18,300 ये 2 टारगेट रख के चलना चाहिए और 18,010 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। नियर अबाउट 18,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और पिछले 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी एक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में लीडरशिप हमें आती हुई देखने को मिलेगी। 39,000 का लेवल जैसे ही पार होगा 39,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय एंड डिप की रणनीति अभी भी बरकरार है और बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। क्या गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए बाजार में? नीलेश जी की पसंद यही इंडेक्स पर, लेकिन नीलेश जी साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या है, कौन से स्टॉक्स आज रेकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल मानसी, दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले अडानी पोर्ट को खरीद के चलने की सलाह होगी। एक ब्यूटीफुल बेस फॉर्मेशन हुआ है और ब्रेकआउट के चलते यहाँ पे 736 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 780 के टारगेट्स होंगे। तो अडानी पोर्ट होगी पहली प्रीफर्ड पिक। और वहीं दूसरा जो हम बैंकिंग में एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक लगातार अंडर परफॉर्मेंस के बाद, तो ICICI बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में एक गैप फिलिंग का प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक रिवर्सल आएगा और फिर से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो ICICI बैंक को 762 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी। 800 तक के टारगेट्स होंगे। ऑल राइट नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, मार्केट्स पर और स्टॉक्स पर अपनी रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय, साथ ही ICICI बैंक यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ICICI बैंक 800 के टारगेट, 762 का स्टॉप लॉस। वहीं अदानी पोर्ट्स अगर खरीद रहे हैं यहाँ पर 780 के लक्ष्य को मानकर चलें, 736 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट
मार्केट, सोने चांदी की चाल जो हम देख रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस, करंट ट्रेंड्स को देखते हुए क्या अभी खरीदारी के मौके यहाँ पर बन रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, देखिए लास्ट वीक हमने लगभग 5 महीने की ऊंचाई पे गोल्ड को क्लोज होते हुए देखा और चांदी भी करीबन 67,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुई है। तो मुझे लगता है कि दोनों गोल्ड और सिल्वर में जो भी डिप आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। गोल्ड में 49,000 के करीब बाइंग कर सकते हैं और 49,450 के लक्ष्य लगा सकते हैं। सिमिलरली चांदी में 66,700 के आसपास बाइंग करके 67,700 का टारगेट मिल सकता है। ओके, क्लियरली सोना हम देख रहे हैं 5 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिख चुका है। चांदी में एक सपाट ट्रेंड दिखा, लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए बुलियन मार्केट में। कच्चे तेल में अमित जी एक सीमित दायरे में ट्रेड हम देख रहे हैं, यहाँ से आगे क्या करना चाहिए? जी देखिए, उस दायरे के लोअर एंड पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि फिलहाल प्राइसेस दबाव में है और शॉर्ट टर्म बेसिस सेल ऑन वैल्यूज की सलाह हो सकती है जब तक 6,100 के नीचे प्राइस ट्रेड हो रही है। तो मैं 6050 के करीब सेलिंग की सलाह दूंगा और डाउन साइड में करीबन 5950 का लक्ष्य लेके चला जा सकता है डोमेस्टिक मार्केट में। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आज के लिए आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर यहाँ पर खरीदारी के मौके, लेकिन कच्चे तेल की चाल को देखते हुए करंट लेवल्स पर बिकवाली की रणनीति यहाँ पर बनती हुई, क्रूड में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ये राय अमित जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज के लिए एफआईआर का एक्शन, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट हमारे पास आई है वो आपके सामने रख रहे हैं। ग्रासिम पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है। हमने देखा है कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी तेजी यहाँ पर दिखाने की कोशिश स्टॉक ने की, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि पिछले हफ्ते का ट्रेंड अगर देखें, पूरे हफ्ते के दौरान स्टॉक में हरे निशान के साथ मजबूती जरूर दिखी। जेपी मॉर्गन ने ग्रासिम पर एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट जो है ओवेट रेटिंग बरकरार रखने की है। टारगेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, 1820 से टारगेट को बढ़ाकर 2160 का कर दिया है। तो क्लियरली ग्रासिम पर पॉजिटिव रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की तरफ से आती हुई। इसके अलावा सीएलएसए ने अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक रिपोर्ट निकाली है। अपोलो हॉस्पिटल में जो हमने ट्रेड देखा उसके बल पर एक बार चेक कर लेते हैं कौन से लेवल्स पर यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2% की बढ़त के साथ अपोलो हॉस्पिटल में कामकाज था। आउट परफॉर्म की रेटिंग के यहाँ पर रिपोर्ट आती हुई दिखी। टारगेट्स यहाँ पर भी बढ़ाए गए हैं। सीएलएसए ने 5100 के टारगेट्स दिए हैं। सेकंड क्वार्टर में मजबूती और हेल्थ केयर सर्विसेज का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके चलते ये पॉजिटिव रिपोर्ट। तो सीएलएसए की अपोलो हॉस्पिटल पर आउट परफॉर्म की रेटिंग और जेपी मॉर्गन की ग्रासिम पर ओवेट की रेटिंग बरकरार। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को मैं यही समेट रही हूँ, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां पर आज के लिए आपको मिलेंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।